हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं सेल्फ प्रदीप यादव, हम पढ़ रहे हैं एवरेज, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 18 कटहल का मध्य भार जो है 7.2 किलोग्राम है। यदि समान भार के दो कटहल और शामिल कर लिए जाते हैं तो मध्य भार 20 ग्राम कम हो जाता है। तो बाद में जोड़े गए कटहल का भार ज्ञात करिए। इसका मतलब हमारे पास 18 कटहल थे और उनका औसत भार जो है वो कितना है? औसत भार 7.2 किलोग्राम। अब उसने कहा दो कटहल और शामिल कर ली जाते हैं, मगर आप ये जानते हैं यदि औसत औसत के बराबर कोई भी वस्तु आए या औसत के बराबर कोई वस्तु जाए तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास देखिए दो कटहल जोड़े हैं यहाँ, मगर हम ये नहीं जानते कितने किलोग्राम के जोड़े हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये भी कितने किलोग्राम का है, तो आप कह सकते हैं 7.2 किलोग्राम का। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और ये भी कितने का है? 7.2 किलोग्राम का। तो यदि दोनों के दोनों 7.2 किलोग्राम के जोड़े जाते तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए संख्या कितनी हो जाती? 20। और औसत आज भी कितना लिखा होता? 7.2 किलोग्राम का लिखा होता है। क्यों लिखा होता? क्योंकि औसत के बराबर कोई वस्तु आए या औसत के बराबर कोई वस्तु जाए तो औसत पर चेंज नहीं होता। तो आज औसत भार कितना लिखा होता? तो आप कह सकते हैं 7.2 किलोग्राम। मगर उसने कहा कि जितना औसत था वह कितना कम हो जाता है? 20 ग्राम कम हो जाता है। इसका मतलब जो औसत हमारे पास था उससे कितना कम हो जाता है? 20 ग्राम कम हो जाता है। तो ये कौन सी कमी है? औसत कमी है। इसका मतलब जो इस समय प्रेजेंट टाइम में कटहल होंगे उनमें सब में 20 ग्राम की कमी हो जाएगी। तो आप बताइए इस समय कितने हैं हमारे पास? तो आप बताइए कितने? 20। तो 20 में 20 ग्राम की कमी होगी तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी? 400 ग्राम। और 400 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? 0.4 किलोग्राम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब ये कमी क्यों हुई है? क्योंकि आने वाले इतने कम वजन के होंगे तभी तो कमी होगी। तो अब एक बात बताइए छोटी सी, अब दोनों को जोड़िए। तो इन दोनों को जोड़ते हैं टोटल कितना आएगा? 14.4 किलोग्राम आएगा, नहीं आएगा? और इसमें से कितना कम हो? क्योंकि कम आए हैं तभी तो कमी होगी, नहीं होगी? तो इसमें से कितना घटा दें? तो 0.4 किलोग्राम घटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमारे द्वारा माना गया था। तो कितना कम आए हैं? 0.4 किलोग्राम। तो कितना बचेगा? 14 किलोग्राम बचेगा, नहीं बचेगा? तो ये 14 किलोग्राम कितने कटहल का वेट है? दो कटहल का। तो उसने कहा दो का नहीं है, प्रत्येक कटहल का वेट बताइए। तो आप कहेंगे 14 किलोग्राम दो कटहल का वेट है। तो आप बताइएगा, तो दो से भाग कर दें तो कितने का आ जाएगा? प्रत्येक का आ जाएगा। तब 7 किलोग्राम वजन होगा आने वाले प्रत्येक कटहल का। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 32 पार्सल का औसत वजन 96 किलोग्राम दर्ज किया गया। इसका मतलब पार्सल कितने थे? 32 पार्सल थे, और उनका औसत वजन जो था वो कितना था? औसत वजन जो है 96 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम? 96 किलोग्राम। अब यदि उसने आगे कहा यदि उसमें एक पार्सल और शामिल हो जाता है, तो आप ये बताइए एक पार्सल शामिल हो रहा है और यदि वह भी कितने वजन का होता? औसत के बराबर होता तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। औसत से ज्यादा का आया तो औसत बढ़ेगा, औसत से कम का आया तो औसत घटेगा। तो अब बताइए जैसे ही हम इसे शामिल करेंगे तो कितने पार्सल हो जाएंगे? 33। और 33 का औसत भार कितना होता? यदि हमने कहा कितने वजन का है ये, तो आप कहेंगे 96 किलोग्राम का है, तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। 96 से ज्यादा का आएगा तो औसत बढ़ जाएगा, और 96 से कम का आएगा तो औसत घट जाएगा। तो आप सवाल के अनुसार पता चलेगा, जैसे ही हमने ये माना कि 96 किलोग्राम का आया है तो औसत आज भी कितना लिखा होता है? 96। लेकिन सवाल कहता है कि कितने की वृद्धि हो जाती है उसके आने से, तो आप कहेंगे 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, औसत वृद्धि है। तो इसका मतलब जो पार्सल ऐड किया गया है वह ज्यादा वजन का होगा तभी तो वृद्धि हुई होगी। तो ये औसत वृद्धि, तो औसत वृद्धि तो समय बढ़ेगी। तो कितने हैं इस समय? 33। 33 में यदि दो के हिसाब से वृद्धि करेंगे तो कितना ज्यादा होगा? देखिए 66 किलोग्राम। इसका मतलब जो पार्सल आया है वो 66 किलोग्राम ज्यादा है औसत से। औसत का आता तो अब यहाँ 96 लिखा होता। तब एक बात बताइए, तो मैंने कहा 96 का नहीं आया, 96 से कितने ज्यादा का आया है? तो आप कह सकते हैं 66 किलोग्राम ज्यादा का आया है। तो जोड़ेंगे 6 दूनी 12 होता है, यहाँ कितना आ जाएगा? 162 किलोग्राम। इसका मतलब आने वाला जो पार्सल है वो कितने वजन का है? 162 किलोग्राम का है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, 41 संख्याओं का औसत 62 है और पहली 18 संख्या है। इसका मतलब आप जानते हैं पहली 18 संख्याओं का औसत कितना है? औसत दे रखा है, इसका औसत 65.5 दिया है, तो इसका औसत है 65.5। लेकिन आगे कहता है अंतिम 24 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का? 24 संख्याओं का। तो अब मुझे बताइएगा 18 और 24 कितना होता है? 42 होता है। संख्या कितनी थी?
41 थी तो एक संख्या कॉमन होगी, कौन सी कॉमन होगी? तो आप कह सकते हैं कौन सी होगी? 18वीं संख्या। कौन सी? 18वीं संख्या क्या होगी? कॉमन होगी, इधर से भी काउंट की गई और इधर से भी काउंट की गई। अब एक बात बताइए, 24 संख्या का औसत कितना दिया है? 24 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 61.5 है। तो अब एक बात बताइए, टोटल हमारे पास संख्या कितनी थी? 41 थी। जब ये 41 संख्या एक साथ थी तो सबने मिलकर कितना औसत बनाया? 62 बनाया। मगर जब इनमें से कितनी संख्या निकाली? 18, तो उनका जब औसत निकाला तो 65.5। तो ये 18 जब इसके अंदर थी तब भी इनका औसत कितना था? 62 था। और इन्हीं में से 24 संख्या निकाल के औसत बनाया गया तो कितना है? 65। मगर जब एक साथ हैं तब कितना औसत बनाती हैं? 62 बनाती हैं। तो अब एक बात बताइए, जब एक साथ थी 62 औसत के साथ थी, तो ये जब, एक बात बताइए, जब ये एक साथ थी तो 62 थी, तो इनके अनुसार औसत से कितना ज्यादा है? तो 62 से घटाएंगे तो आप कहेंगे 3.5। देखिएगा, हर संख्या के पास ज्यादा है किससे? औसत से। इसका मतलब यह है सबके साथ 62 औसत बनाएगी तो अपने आप में से कितना निकालेगी? 3.5, क्योंकि 3.5 निकलेगा तभी तो 62 बनेगा। अब ये कितनी संख्याओं से निकलेगा? 18 संख्याओं से। तो इसका मतलब 18 संख्याओं पर 3.5 के हिसाब से कितना ज्यादा है? तो आप कह सकते हैं 18 पंजे 90 होता है। 18 तिया कितना होता है? 54। 18 तिया 54, 54 में 9 जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। तो अब बताइए यहाँ कितना आएगा? इसका मतलब इन संख्याओं के पास कितना ज्यादा है? 63 ज्यादा है। 63 ये अपने आप से निकालेंगे, दूसरे को देंगे तभी 62 बन पाएंगे। इसी प्रकार से इनके पास कितना कम है? तो आप कहेंगे, देखिए घटाएंगे 0.5। 0.5 कितने से? बारह। देखिए 24 में कम है तो आप कितना कम है इनमें? 12 कम है। तो इसका मतलब ये 63 वाला 12 तो इसे दे देगा, 12 इसको दे देगा। जब 12 इसको देगा तो कितना बचेगा इसके पास? घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 और यहाँ 5। इसका मतलब अभी भी कितना ज्यादा है इस संख्या के पास? 51 ज्यादा। तो 51 किसको दिया जाएगा औसत से? 51 तो दिया जाएगा कॉमन संख्या को दिया जाएगा। तो कॉमन संख्या कौन सी थी? 18वीं। तो 51 वह रखेगी किससे ज्यादा? 62 से ज्यादा। तो 62 से इसको कितना ज्यादा रखना है? 51 ज्यादा रखना है। तो यदि मैं आपसे कहता हूं टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 113। इसका मतलब 18वीं संख्या जो है वो कितनी है? 113 है। तो ध्यान रखिएगा, गुणा करके निकालेंगे तब भी यही आएगी। आगे कहता है, यदि 18वीं संख्या को छोड़ दें तो बताइए टोटल संख्या कितनी थी? 41 संख्या थी। 41 संख्या का औसत कितना था? 62 था। अब इसमें से एक संख्या निकाल रहे हैं, वो कितने की? 113 की निकाल रहे हैं। कितने की निकाल रहे हैं? 113 की निकाल रहे हैं। तो संख्या कितनी हो जाएंगी? 40 हो जाएंगी। अब एक बात बताओ, यदि ये संख्या भी कितने की जाती? 62 की जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 62 की जाती तो औसत पे कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि औसत के बराबर कोई जाए कोई आए। तो इसका मतलब 62 से कितना ज्यादा लेके गया है? तो घटा लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 और यहाँ कितना बचेगा? 5। तो 51 ज्यादा लेके गया है। तो 51 कितनी संख्याओं ज्यादा लेके गया है? यदि यहाँ 62 होती तो औसत कितना लिखा होता? 62 होता। मगर 62 औसत नहीं हो सकता क्योंकि 51 ज्यादा लेके गया है कितनी संख्याओं से? 40 से। तो अब एक बात बताइए, जब हम 40 से 51 को भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा 40 से हम भाग कर लेते हैं 51 को तो एक बार जाएगा। अब बताइए यहाँ कितना बचा? एक बचा है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं, देखिएगा यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो अब एक बात बताओ, यहाँ भी एक है, सॉरी यहाँ एक बचेगा। तो अब बताइए पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा तो कितनी बार जाएगा? तो आप कहेंगे 2 बार जाएगा, नहीं जाएगा। 4 8 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ कितना बचता है? 3। 0 आ जाएगा। अब फिर देखिए 0 लेंगे तो 4 7 28 होता है, तो 28 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब 1.2, इसको हम कह सकते हैं 62 माइनस, तो देखिए माइनस जो आएगा 1.275 कम हो जाएगा। और जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो आपका आंसर जो 60.725। इसका मतलब 18वीं संख्या को निकालने के बाद औसत कितना बचेगा शेष का? 60.725। हमने कहीं गुणा नहीं करी है और सारा सवाल हमने औसत के अनुसार किया है। देख सकते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में क्या कहा? किसी, देखिए, किसी वर्ष के पहले 3 महीने में राघव का औसत मासिक आय कितनी थी? तो 3 महीने की औसत मासिक आय कितनी थी? ये कितने महीने की है? 3 माह की। तो अब बताइए कितने है? 45,000 है। ये क्या है आप बताइए? औसत है। अब मैं आपसे कहूं कुल आय कितनी होगी, तो कुल आय आराम से निकाल सकते हैं। कुल आय, अब कुल आय कैसे निकालेंगे ध्यान देना। तो 45,000 और गुणा 3,
तो यहाँ गुणा करेंगे 0 0 और 0 5 × 15 12 एक 13, तो 1,35,000 रुपए क्या आएगा टोटल 3 महीने की आय आएगी। इसी प्रकार से आगे क्या कहा, यदि अप्रैल महीने में केवल 1 महीने की बात कर रहा है, कौन सा है अप्रैल महीना है, अप्रैल महीने की 1 महीने की बात की, अप्रैल महीने में उसकी आय पहले 3 महीने की औसत आय से कितना ज्यादा है 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, 3 है पिछले 3 महीने की तो एक ज्यादा होगी, तो अब बताइए 3 महीने की कितनी औसत, तो आप कह सकते हैं औसत जो है 45,000 है, तो इस महीने कितनी होगी 45,000 से कितना ज्यादा होगी 3 से 1 ज्यादा तो 4 होगी, इसको हम इससे भाग करेंगे तो यहां पर कितना आएगा बताइएगा, आपका 15 15 चौका 60, इसका मतलब अप्रैल महीने में औसत मासिक आय कितनी रही है 60,000 रही है। तो अब बताओ कितने महीने हो चुके हैं हमारे पास, तो हमारे पास 3 महीने ये हो चुके हैं और 1 महीना ये हो चुके हैं, टोटल महीने कितने हो चुके हैं 4 माह हो चुके हैं। मगर पूरे देखिएगा एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, आगे जैसे पढ़ेंगे उसने कहा पूरे वर्ष के लिए उसकी औसत मासिक आय कितनी है, तो पूरे वर्ष के लिए, पूरे वर्ष का मतलब 12 महीने की आय जो दे रखी है वो कितने महीने कितनी दे रखी है औसत आय, औसत आय जो दी है वो कितनी दी है, वो दे रखी है 45,300 दी है, तो कुल आय निकाल लेंगे तो 45,300 को किससे गुणा कर देंगे, तो अब गुणा कर देंगे हम 12 से, अब 12 से गुणा करिए 0 0, अब 12 3 36 होता है, 12 पंजे 60 और 60 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 63 हो जाएगा। अब बताइए 12 चौक 48, 48 में हम कितना जोड़े 6, तो आप कह सकते हैं 54 हो जाएगा। ये कितना मान आ चुका है 5,43,600 आ चुका है। अब टोटल कितना था 5,43,600 था, मगर 4 महीने का कितना है 4 महीने का जोड़ लीजिएगा, 4 महीने का टोटल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1,93,500 सॉरी 1,95,000, ये आएगा कितने महीने का खर्च आय जो आएगी वो 4 महीने की आएगी, 4 महीने की हम इसमें से घटा दें तो आप कहेंगे 1,95,000, 1 लाख कितना है 95,000, यदि हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, ये आ जाता है। अब बताइएगा क्योंकि यहाँ पर कितना होगा 4 नहीं आएगा, यहाँ 3 आएगा, क्योंकि यहाँ कैरी लिया है तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, इसका मतलब ये जो बची है वो कितनी है और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहता हूं यहाँ सॉरी यहाँ 4 ही आएगा, अब देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ कितना था 8 था और 8 था यहाँ पर, यहाँ 8 होगा और यहाँ कितना बचा है 3, तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, ये कितने महीने का औसत मासिक है देखिएगा, कुल योग जो है 8 महीने का कुल योग दे रखा आएगा कितना है 34,86,00 और ये कितने माह का है, क्योंकि ये 12 महीने थे और पहले कितने महीने हो चुके हैं 4, तो ये 8 महीने को 8 से भाग करेंगे देखिएगा 8 चौक कितना होता है 32 होता है, अब बचा कितना है, तो आप कह सकते हैं 2 बचा है, 8 तिया कितना होगा 24 होगा, अब बचा कितना होगा देखिए, तो 8 देखिए 8 सत्ते कितना होगा 8 पंजे 40 हो जाएगा, फिर 7 5, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 43,575 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। और ये किसका आएगा, वो कहता है मई से दिसंबर तक की अवधि के लिए राघव का औसत मासिक आय ये आएगी आपकी जो आ जाएगी, कुछ नहीं है गुणा भाग कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, उसने कहा 13 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 36 है। अब एक बात बताइए 13 क्रमागत है, 13 क्या है क्रमागत लगातार है और पूर्णांक है, तो आप कह सकते हैं कहां से लगातार है नहीं पता है, मगर मैं जानता हूं जब 13 संख्या लगातार लिखोगे 6 इधर होंगी और 6 इधर होंगी, तो देखिए 6 संख्या ये है और 6 संख्या ये है, तो आप कहेंगे बीच में कौन सी होगी, तो आप कहेंगे 7वीं संख्या हो, कौन सी होगी 7वीं संख्या। और आप जानते हैं लगातार संख्या का बीच की संख्या क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। जब भी लगातार संख्या लिखेंगे, लगातार का मतलब उनके बीच का गैप समान होना चाहिए, और जब गैप समान होगा तो बीच वाली संख्या क्या होती सदा औसत होती है, तो हम कह सकते हैं 7वीं संख्या इस सवाल के हिसाब से क्या होगी औसत होगी, तो आप कह सकते हैं औसत कितना है 36 है, तो 7वीं संख्या का योग कितना होगा 36 होगा। अब एक बात बताइए, तो इधर कितनी संख्या है इसके अलावा 6, 1 2 3 4 5 और 6, और ये कौन सी होगी 7,
और 6 ही संख्या इधर होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, 6 इधर 6 इधर और बीच में 7 ही 13 संख्या होगी टोटल। तो अब एक बात बताओ, अब लगातार संख्या के बीच में गैप कितने का होता है? 1 का। इसके बीच में भी कितने का गैप होगा? 1 ज्यादा होगी, पिछले से ये भी 1 ज्यादा होगी। तो हम इसे यदि थोड़ी देर के लिए x मान लें तो आप कहेंगे सातवीं संख्या कितनी होगी? तो आप कह सकते हैं x प्लस 6 होगी, नहीं होगी? क्योंकि एक एक बढ़ेगा तो सातवीं संख्या क्या होगी? x प्लस 6। और हमारे हिसाब से कितनी है यहाँ पर? 36 है। तो आप कह सकते हैं x का मान कितना हो जाएगा? 36 माइनस के 6, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। इसका मतलब x का मान जो आ चुका है वो 30 आ चुका है। अब आगे बताइएगा, मैं आपसे कहूं जब 30 आ चुका है तो पहली संख्या क्या होगी? 30 होगी, दूसरी 31 होगी, देखिए तीसरी 32 होगी, ये 34 होगी, 35 और ये कितना? 36। यही तो है, नहीं है? तो अब एक बात बताइए, 30 31 32 33, ये 33 ये 34 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, यहां पर देखिएगा ये कितना होगी? 32 होगी, ये 33 हो जाएगी, ये 34 होगी और ये वाली कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से ये क्या है? 36 तो ये होगी, 37 होगी और ये कौन सी होगी? 38 होगी, ये 39 होगी और ये कितनी होगी? 40 होगी और यहां पर कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और ये कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? जब 7 संख्या लिखेंगे तो बीच वाली संख्या में कितना गैप होगा? 6 में, और 6 गैप रखेंगे तो यहाँ 36 तो आ ही जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो अब एक बात बताइए, तो मेरे हिसाब से पहली संख्या कितनी है? 30 है और लास्ट की संख्या 42 है। मगर आपसे क्या पूछा है? उसने कहा है 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक का दुगना। तो सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? 30। 30 का दुगना क्या होता है? तो आप कह सकते हैं 60 होगा। तो उसने यही कहा है, सबसे देखिए इन 13 पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक के दुगने को 13 पूर्णांक में से सबसे बड़े पूर्णांक में जोड़ दिया जाए। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? 42 है। तो 42 में जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना प्राप्त होगा? तो आप कह सकते हैं 102 प्राप्त होगा। भारी नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? 102 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो बढ़ते क्रम में है उनका औसत k है। तो कुछ भी मान लीजिएगा, 3 प्राकृतिक क्रमागत संख्या तो होनी चाहिए। तो पहली 3 ही मान लो, फिर 4 मान लो और फिर क्या मान लो? 5। क्रमागत है, क्रमागत का मतलब लगातार है, बीच का गैप कितना होना चाहिए? 1 1 का होना चाहिए। तो अब बताइए, जब लगातार संख्या होती है तो उनका औसत बीच वाली संख्या ही होती है, या निकाल लो, या आपको पता होना चाहिए। तो औसत कितना होगा इसका? मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। और सवाल में क्या है? k है। k बराबर कितने के? 4 के। या 4 बराबर कितने है? k के। अब आगे उसने क्या कहा? यदि संख्या के पहले सेट के ठीक बगल में 2 क्रमागत संख्या और जोड़ दें, इसका मतलब इन दोनों के क्रमागत और जोड़ दीजिएगा। तो इसका क्रमागत 6 होगा और इसका क्रमागत क्या होगा? 7 होगा। तो इसका मतलब आप बताइए, 1 से लेकर कहां तक संख्या लिखी? 7 तक लिखिए। सॉरी, 3 से लेकर कहां तक? 7 तक। तो इनका औसत कितना होगा? तो आप जानते हैं औसत क्या होता है? पहली संख्या या दूसरी संख्या या बीच वाली संख्या औसत होती है। तो इनका औसत कितना आएगा? 5 आएगा। तब एक बात बताओ, k का मान, k का मान 4 है, k का मान कितना है? 4 है। तो हम 5 लिखेंगे तो यहां लिख सकते हैं ना, 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो यहां कितना हो जाएगा? k प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तभी तो 5 बना होगा, नहीं बना होगा? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? k प्लस 1 होना चाहिए। और ये इसका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि उसने 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 55 है, तो वो कहता है 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 55 है और इन 6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 24 है। इसका मतलब 6 लगातार संख्या है। अब देखिए, 6 लगातार नहीं, 6 धनात्मक पूर्णांक है और उनका औसत कितना है? उनका औसत जो दिया है वो कितना दिया है? 66 दिया, 55 दिया है। तो कुल योग निकाल सकते हैं। तो कुल योग कितना निकालेंगे? कुल योग यहां पर कुल योग निकाल लीजिए 6 पूर्णांकों का। तो 55 गुणा 6 आ जाता है, नहीं आ जाता है? तो अब एक बात बताओ, कितना आएगा? 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 3 33। तो टोटल कितना आएगा? 330 आएगा। आगे क्या कहा? इन 6 में से सबसे बड़े और सबसे छोटे पूर्णांक का अंतर कितना है? 24 है। तो अब एक बात बताइए, यदि मैं आपसे कहूं छोटा मान लीजिएगा, छोटा पूर्णांक कितना है? छोटा पूर्णांक मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, आपका मन है। कितना होगा? x है। तो बड़ा कितना होगा? बड़ा पूर्णांक जो है,
तो बड़ा पूर्णांक जो होगा वो x प्लस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए। तो बड़ा पूर्णांक आपका x प्लस 24 है, छोटा कितना है, x है। अब उसने कहा आगे क्या कहा, 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़े पूर्णांक के लिए संभव अधिकतम मान कितना होगा। उसने अधिकतम मान पूछा है, तो अधिकतम मान तब होगा जब मिनिमम वैल्यू रखी जाए। देखिएगा, अधिकतम तभी हो सकता है जब मिनिमम वैल्यू हो। जैसे मैं आपसे कहूं x प्लस 22 है बराबर 6 है, तो आपसे कहा 22 का मान मैक्सिमम होना चाहिए। तो 22 का मान क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो 22 किससे जुड़ा है, x से, तो x का मान मिनिमम होगा तभी तो 22 का मान मैक्सिमम होगा। तो उसने कहा बड़े पूर्णांक का मान मैक्सिमम होना चाहिए, तो बड़ा पूर्णांक किससे जुड़ा है, छोटे पूर्णांक से। तो छोटा पूर्णांक छोटे से छोटा होगा तभी तो बड़ा पूर्णांक मैक्सिमम होगा। तो हम छोटे को x मान लो, हर पूर्णांक को कितना, x। तो अगला भी कितना होगा, x होगा, और अगला भी क्या होगा, x होगा। यदि बड़ा मानोगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो देखिए पहला भी x, दूसरा भी x, तीसरा भी x, और इसी प्रकार से सारे क्या मानिए, x मानिए, मगर एक को बड़ा रखिएगा, क्योंकि पूर्णांक कितने थे, 6। तो बड़ा कौन सा माना, x प्लस 24। तो अब ये क्या बना है, 6 पूर्णांक है, 6 में से छोटे रखे 5 और बड़ा रखा 1, तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो यदि मैं आपसे कहूं इनका योग कितना है, इनका योग 330 है, तो इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5x प्लस x प्लस 24 आएगा, नहीं आएगा, और बराबर कितने के, 330 के। इसका मान 6x हो जाता है, और ये 24 उधर जाकर घट जाएगा, तो आप 24 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 306 बचेगा। अब इसको हम इससे काट दें तो x का मान क्या आएगा, 6 पंजे 30 और 6 का ना 6, तो 51 आ जाएगा। इसका मतलब छोटी से छोटी संख्या जो है इसके साथ जुड़ी हुई है, ये भी कितनी होगी, 51 होगी। ये भी कितनी होगी, 51 होगी। ये भी 51, ये भी 51, और ये भी 51, और ये भी 51। तो 51 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 5 बार आया है। तो छोटी पूर्णांकों का देखिए, छोटे पूर्णांकों का योग निकाल लीजिए, 51 आया है कितनी बार तक, 5 बार तक, सॉरी 51 कितनी बार तक, 5 बार तक। तो आप कहेंगे 5 ही का ना 5, 5 पंजे 25 होता है। इसका मतलब छोटे पूर्णांकों का योग कितना है, 255 है। तो बड़े पूर्णांक का कितना होगा, तो 255 घटा दीजिए कितने में से, 330 में से। 330 में से 255 जब घटाएंगे तो बड़ा पूर्णांक किया जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो घटाना है, यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके अनुसार, यहाँ पर के 7 आ जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम बड़ा पूर्णांक कितना हो सकता है, 75 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और यही इसका आंसर है। बड़ा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है सवाल भैया। आगे तो कहता है, देखिए वनडे मैच में टीम इंडिया ने पहले 20 ओवरों में प्रति ओवर कितने रन बनाए। तो 20 ओवर में, शुरू के 20 ओवर में रन रेट कितना था, 5.6 रन प्रति ओवर था। तो एक ओवर में देखिएगा कितने रन बनाता है, 5.6। तो अब बताइए 5.6 के हिसाब से कितने ओवर खेल चुका है, 30 ओवर खेल चुका है। तो कितने रन बन चुके होंगे, 0, 6 18, अब 5 15, अब 15 1 16। इसका मतलब 168 रन बन चुके हैं कितने ओवर में, तो कह सकता है 30 ओवर में बन चुके हैं। और उसने कहा 320 का लक्ष्य है, तो 320 का लक्ष्य है, मगर ओवर कितने बचे हैं, 20 ओवर बचे हैं। तो 320 में से कितने रन बना चुका है, 168। तो आप कह सकते हैं बचे रन निकाल लीजिएगा, बचे रन कितने हैं, तो आप कहेंगे 320 में से कितना घटा दीजिएगा, 168 घटा दीजिएगा। तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। इसका मतलब इतने रन बचे हैं, और ओवर कितने हैं, तो आप कहेंगे 152 रन बनाने हैं कितने ओवर में, 20 ओवर में। तो इसको इससे भाग करेंगे, देखिएगा 2 से भाग कर लीजिएगा पहले, 2 सत्ते 14 होता है, 2 छंग 12 होता है, बटे 10 होगा, और 1 जीरो पॉइंट लाता है, तो 7.6 रन प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे उसको। ये आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 38 संख्याओं का औसत 51 है। तो कितनी संख्या होगा, 38 संख्या है, और इनका औसत जो दे रखा है वो कितना दिया है, औसत जो है औसत 51 है। तो अब बताइए 38, देखिए कुल योग निकाल लेंगे, कुल योग निकाल लीजिएगा। तो योग कैसे निकालेंगे आप बताइए, 51 गुणा 38 होता है, 38 8, देखिए 8 का ना 8, 8 पंजे 40 होता है। इसी प्रकार से 3 तर 3 पंजे 15 होता है। तो यहाँ 8 आया, यहाँ 3 आया है, 9 आया, यहाँ 1 आया है। तो इनका टोटल योग आ चुका है 1938 आ चुका है। कितनी संख्याओं का, तो आप कहेंगे 38 संख्याओं का। अब उनमें से कहता है 24 संख्या का, पहली 24 संख्या का। तो 24 संख्याओं का औसत कितना दिया है, औसत जो दिया है वो कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। तो 45, तो इनका भी क्या निकालेंगे आप, योग निकाल लीजिएगा। तो योग कैसा निकालेंगे, 45 गुणा 24,
अब ये देखिएगा 45 गुणा 24 जब करेंगे तो आप जानते हैं, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 16 और 16 2 कितना हो 18 हो जाता है, और यहाँ 90 हो जाएगा। तो 0 8 और यहाँ 10, 1000 कितना आएगा 80 आएगा। 1080 आया, पहले 24 संख्याओं का औसत आया, और अंतिम 5 संख्या का औसत भी निकाल लेंगे। तो 5 संख्या का औसत कितना दे रखा है 60, और 60 गुणा 5 तो कितना आएगा 300। तो 300 अंतिम 5 संख्याओं का औसत है। तो अब बताइए 300 इसमें और जोड़ दें तो टोटल संख्या कितनी हो चुकी है हमारे पास, टोटल संख्या हो चुकी है 24 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। 24 और 5 कितना होता है 29 होता है। तो जोड़ेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ तो 1300 कितना आ चुका है 80 आ चुका है। तो 1380 जो है कितनी संख्याओं का है 29 संख्याओं का। मतलब टोटल संख्या कितनी थी, तो आप कह सकते हैं 38 थी। तो अब मैं आपसे कहूं टोटल कितना था 1938 था, और उसमें से कितना निकाल दीजिएगा 1380 निकाल दीजिए। यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा 8, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 558 है, कितना है 558 योग बचा है कितनी संख्याओं का। तो आप कह सकते हैं संख्या कितनी बची है, तो यहाँ कितना 29, तो 29 में से देखिए इसमें घटाएंगे तो आप बता सकते हैं कितना आएगा 9 ही आएगा। तो अब 9 संख्या का योग कितना है 558 है, तो 9 से भाग करिए, 9 पंजे देखिए 9 छंग 54 होता है। अब 9 दूनी 18 होगा, तो कितना आना चाहिए 25 संख्याओं का औसत 62 आना चाहिए, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या कहा, पिछले 12 महीने के दौरान सुनिधि ने औसतन 6250 रुपए प्रति माह की कमाई की। अब उसने कहा पहले 10 महीने के दौरान उसकी कमाई कितनी है 5800 प्रति महीने है, तो अंतिम 2 महीने की कमाई का औसत पूछा है। तो अब बताइए 12 महीने की कमाई का औसत कितना था, तो 62, देखिएगा 12 महीने की औसत कमाई जो थी वो कितनी थी 6250 रुपए प्रति माह थी। तो हम टोटल निकाल सकते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे 6250 गुणा 12, तो बताइए 0 आएगा, 12 पंजे 60 आता है। अब 12 दूनी 24, और 24 और 6 कितना होगा 30 हो जाएगा। अब 12 देखिए 12 6 72, 72 3 कितना होता है 75 होता है। तो ये कितना आ चुका है 75,000 आ चुका है। मगर पहले 10 महीने का, तो पहले 10 महीने का औसत कितना है, तो औसत आप निकालिए, औसत दे रखा है, सॉरी औसत कितना दिया है 5800। तो 5800 दिया है प्रति महीने, तो 10 महीने का कितना आएगा, तो 58,000 आ जाएगा। तो 58,000 10 महीने का है, तो इसमें से ऐसा घटाएंगे तो शेष महीने का देखिएगा वेतन आ जाएगा, 2 महीने का वेतन जो आ जाएगा शेष महीने का, तो घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पर कितना आएगा, तो 15, 15 में से 8 जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 महीने का जो वेतन है वो कितना है 17,000 है, तो 2 महीने का 17,000 है, तो 1 महीने का कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 होता है, तो 8,500, 8,500 औसत आ जाएगा वेतन का। तो यही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पर 4600 रुपए, तो इसका मतलब पहले 5 महीने में तो कितने 4600 रुपए, दूसरा है 4800 रुपए, अगले महीने में फिर 3800 रुपए, फिर अगला है कितना है 6000 रुपए। ये 4 महीने का खर्च दे रखा है 5 महीने में से। पहला कितना है 4600 है, सॉरी 4600 है पहले, तो ये कितने महीने का खर्चा है, तो कह सकते हैं 5 महीने का खर्चा है 5 माह का। अब 5 माह का खर्च दे रखा है, तो देखिए 0 आएगा, 0 आएगा। अब 8 8 16 होता है, 16 और 6 कितना होता है, देखिए 8 और 8 16, और 16 और 6 कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 22 और 22 और 6 कितना होता है 28 होता है। बचा कितना है 2, यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं कहूँ 6 5 9 और 9 और 11 होता है, 11 15 15 3 18 18 24 हो जाएगा। इसका मतलब यह है 5 महीने का टोटल खर्च कितना है 24,800 है। उसने कहा 6 महीने का औसत खर्च कितना है, तो 6 महीने का हमें दे रखा है औसत खर्च 4500 रुपए। तो हम टोटल निकाल लें 6 महीने का, 4500 गुणा 6, 0 और 0 5 छंग 30 होता है। अब बताइए 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24 और 3 27 होता है। इसका मतलब है कि 6 महीने का खर्च कितना है 27,000, और हमारे पास यहाँ पर 5 महीने का खर्च कितना है, तो 24,800। तो आप कहेंगे 24,800, 24,800 घटा दें हम 6 महीने खर्च में से, तो 0 0 और यहाँ 2 आएगा, और यहाँ कितना होगा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
तो अब एक बात बताइए, तो आंसर कितना आना चाहिए? छठे महीने का औसत खर्च 2200 रुपए आना चाहिए। भारी नहीं है, गुणा भाग का सवाल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 45 है। यदि उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 8 है। तो 6 संख्या थी, हमें नहीं पता कौन कौन सी है। 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें से दिखेगा आगे क्या कहा, पहली संख्या और बाद वाली संख्या के बीच का अंतर दिया है, पहली और बाद की। तो पहली छोटी होगी और बाद की क्या होगी? बड़ी होगी, नहीं होगी? तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना दिया है? तो आप कह सकते हैं 18 दिया है। मगर इनका औसत कितना था? औसत सबका औसत जो दे रखा है आपको कितना दिया है? 45 दिया है। तो अब मैं कह सकता हूं कि कुल योग भी निकाल सकता हूं इनका। कुल योग, 6 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो आप कह सकते हैं 45 गुणा 6, तो 5 छंग 30 होता है, 30 होता है, 6 चुक 24 और 24 और 3 क्या होता है? 27 होता है। इसका मतलब कितना आएगा? 270 आएगा। सारी संख्याओं का योग कितना होगा? 270 होगा। मगर उसने कहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना? 18 है। आगे क्या कहना चाहता है? इन 6 पूर्णांकों में से सबसे बड़े, देखिए सबसे बड़ी संख्या के लिए अधिकतम संभव मान क्या होगा? तो इसका मतलब उसने पूछा है सबसे बड़ी का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। तो जब सबसे बड़ी मैक्सिमम संख्या रखना चाहता है तो जो इसके साथ जुड़ी हुई वो छोटी होनी चाहिए सारी की सारी। तो हमने ये छोटी संख्या x मानी, तो ये भी x होनी चाहिए, ये भी x होनी चाहिए, ये भी x होनी चाहिए और ये भी x होनी चाहिए। और ये बड़ी कितनी होगी? क्योंकि इससे कितना ज्यादा है? 18। तो ये वाली संख्या कितनी होनी चाहिए? x प्लस 18 होनी चाहिए। क्योंकि पहली और लास्ट वाली संख्या का अंतर कितना है? 18 का। तो जब पहली संख्या कितनी है? x है, तो लास्ट वाली क्या होगी? x प्लस 18 होगी। अब इनका योग कितना दे रखा है? 270। तो आप बताओ x कितनी बार है? 6x है, और प्लस 18 और बराबर 270 दिया है। तो 18 इधर आके घटेगा, तो जब घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ बचे 6, 6 में से 1 गया, 5 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। अब 6 से भाग करिएगा, 6 चौक कितना होता है? 24 होता है, 6 दूनी 12 होता है। तो x का मान कितना आ चुका है? 42 आ चुका है। पर आपसे क्या पूछा है? बड़ी संख्या का मान बताइए। तो अब मैं आपसे कहता हूं बड़ी संख्या कितना था? यहाँ पर देखिएगा x प्लस 18 संख्या तो थी, तो 18 देखिएगा। मैं आपसे कहूं x का मान क्या है? 12 है और 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर बताइए कितना है? 0 और यहाँ 60। तो आंसर क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 29 के संयुक्त औसत के साथ 3 संख्याओं के समूह में तीसरी संख्या क्या होगी? तो इसका मतलब 3 संख्या है, x है, y है और z है। और इनका औसत कितना दे रखा है? x प्लस y प्लस z। और इनका औसत दिया है 29 दिया है। तो 29 इधर देखिएगा, गुणा करेगा 3 के साथ, तो x प्लस वाई प्लस जेड हम कह सकते हैं कितना होगा? 9 3 27 होता है और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो तीनों संख्या का योग कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड 87 होगा, 87। मगर उसने आगे क्या कहा? अन्य दो संख्या का औसत कितना है? 13 है। तो हम कह सकते हैं पहले को छोड़कर वाई प्लस जेड का योग कितना होगा? 13 गुणा 2 होगा, क्योंकि दो ही संख्या तो है। और y प्लस जेड कितने के बराबर होगा? 26 के बराबर होगा। यही यहां पर हो जाता है। तो अब आगे ध्यान रखिएगा, तो तीसरी संख्या पूछी है, तो इन दोनों का मान हमारे पास कितना है? 26 है। तो x प्लस 26 और बराबर 87। इसको इधर लेके जाएंगे तो आप कह सकते हैं कितना आएगा? 61 आपका आंसर आ जाएगा। यही x का मान हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी, सॉरी तीसरी संख्या, क्योंकि ये तीसरी संख्या थी। तो आप बताइएगा, उसने पूछा है तीसरी संख्या, तो यहां पर क्या मान लीजिए? x। और देखिए यहाँ तीसरी संख्या निकालने हैं, तो ये कितना रखिएगा? तो यहां पर हो जाएगा x और यहां भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो अब बताओ जब x हो जाएगा तो इन दोनों की वैल्यू x, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान रखिए तीसरी निकाले पहले निकाले, उसने बताया तो है ये। तो मैं आपसे कह सकता हूँ यहाँ 22 है। तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर इन दोनों का मान 26 हो जाएगा और 26 प्लस जेड और बराबर कितने? 87 है। तो जेड की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। कुछ नहीं है, जेड भी देखिएगा 61 होगा। संख्या का पता था ये कौन सी संख्या है, सिर्फ माना गया है, तो आंसर 61 ही आएगा। आगे कहता है देखिएगा पति पत्नी के वेतन का औसत कितना दिया है? 65,000 दिया है। तो इसका मतलब पति और पत्नी के औसत वेतन कितना है? पति है और पति के साथ पत्नी है और उनका औसत वेतन दे रखा है कितना? 65,000। तो हम टोटल निकालें तो 65,000 की गुणा 2 से कर देंगे तो कितना आएगा? 1,30,000 आ जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दिया है? वो कहता है 15:11 दिया है। तो इसका मतलब हम जोड़ लें दोनों का,
तो अब एक बात बताइए, दोनों को जोड़े तो यहाँ क्या होगा, 26 होगा, 26 ही तो होगा। अब 26 बराबर कितने के, 1,30,000 के, 1,30,000। देखिए 13 से काट दी, 13 दूनी 26 होता है, तो यहाँ कितना बचेगा। अब इसको इससे भाग करेंगे तो एक का मान क्या आएगा, 5,000 है। जब एक का मान 5,000 आ चुका है तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, पत्नी की पूछ रहा है। तो पत्नी कितना था, 11, 11 पंजे कितना होगा, 55 होगा। इसका मतलब पत्नी का वेतन कितना होगा, 55,000 होगा। यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोहन, देखिए सोनल को 16 दिन के लिए सेल्फ ड्राइविंग के दौरान अपनी यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए कुछ पैसे दिए गए। अब हमें बताइए 16 दिन के लिए कुछ पैसे दिए गए, तो अब बताइए हर दिन के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं 16 दिन का औसत खर्च उसका कितना है, औसत खर्च पर डे का, तो आप कहेंगे एक्स रुपए है, कितने रुपए, एक्स रुपए। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा उसका 16 दिन का, तो आप कह सकते हैं 16x रुपए हो जाएगा। आगे क्या कहा, हालांकि उसे अपने प्रवास को 8 दिन के लिए तक और बढ़ाना पड़ा। इसका मतलब पहले कितने दिन का सोचा गया था, 16 दिन का, लेकिन किसी कारण बस 8 दिन और बढ़ाना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उसका औसत दैनिक यात्रा 80 रुपए कम हो जाती है। इसका मतलब 8 दिन और बढ़ा तो कितना हो गए दिन, 24, लेकिन उसका औसत खर्च कम हो गया। औसत खर्च पहले कितना था, x था, अब हो जाता है x माइनस के 80 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ देखेगा, यहाँ कितने दिन का है, 24 का, तो 24 दिन का कुल खर्च निकाल लेंगे। कुल क्या निकाल लेंगे, खर्च। तो यहाँ कितना आ जाएगा, x माइनस के 80 और गुणा 24। अब देखिएगा, उसने कहा शुरुआत में उसे कितना धन भुगतान किया जाना पड़ा। अब एक बात बताओ, दोनों के खर्च बराबर ही हैं, मतलब उसने क्या करा, ध्यान रखिएगा, कितने दिए गए थे यहाँ 16x, और यहाँ कितने खर्च हो रहे हैं अब 24x माइनस के 80 हो रहे हैं। अब एक बात बताओ, काट सकते हैं नहीं काट सकते हैं इसको हम, 8 से काट दिए, 8 दूनी 16 होता है, 8 कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 2x आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x माइनस के 240, और x का मान कितना आएगा, 240 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 240 है। तो आप बताइए पहले कितना था, तो आप कह सकते हैं 200, देखिए 240 की गुणा किससे कर देंगे आप, 16 से कर देंगे। 0, 16 चौका 64 होता है, और 16 दूनी 32 होता है। अब 32 में हम कितना जोड़े, 6, तो 38 होगा। तो इसका मतलब प्रारंभिक खर्चा उसका कितना होना चाहिए, 3840 होना चाहिए, 3840 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 45 है। इसका मतलब कितने पूर्णांक है, पता नहीं कौन से हैं, बड़े छोटे कैसे भी हो सकते हैं, उसमें कुछ कहा नहीं गया है। 6 पूर्णांक हैं, और 6 पूर्णांक का औसत कितना दिया है, औसत जो है वो कितना दिया है, 45 है। तो अब एक बात बताइए, आगे क्या कहा, इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 18 है। इसका मतलब पहली संख्या छोटी होगी, और इसी प्रकार से ये बड़ी संख्या मान लेते हैं, ये बड़ी संख्या होगी। दोनों के बीच का अंतर कितना, 18 है। तो ये बड़ी और छोटी के बीच का अंतर कितना है, 18 है। इसको हम क्या कह देते हैं, थोड़ी देर के लिए छोटी संख्या, और ये कौन सी है, बड़ी संख्या है। अब दोनों के बीच का अंतर 18 है। उसने कहा यदि इन 6 पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या के न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है। इसका मतलब न्यूनतम सबसे छोटी से छोटी संख्या की वैल्यू क्या हो सकती है। तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ जो लिखी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो यदि मैं इसे मिनिमम मानू x है, तो बड़ी वाली संख्या क्या होगी, x प्लस 18। अब एक बात बताओ, यदि ये मिनिमम वैल्यू कब होगी, जो इसके साथ लिखी है मैक्सिमम मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, x प्लस 18। तो इसका मान भी क्या होना चाहिए, x प्लस 18 होना चाहिए, और इसका मान भी बड़ी से बड़ा होगा, तभी तो पहली संख्या छोटी से छोटी हो जाएगी। इसका मान भी क्या होना चाहिए, x प्लस 18 होना चाहिए, और इस वाली वैल्यू का मान क्या होना चाहिए, x प्लस 18। ये इसके साथ जो संख्या है वे बड़ी से बड़ी होंगी, तभी तो सबसे छोटी वैल्यू ये निकल के आएगी, क्योंकि उसने न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम का मतलब सबसे छोटा है इस सवाल के हिसाब से। तो अब मैं आपसे कहूं तो x कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो यहाँ क्या आ चुका है 6x। और 18 कितनी बार आया है, तो 5, 18 पंजे 90। तो हमारे हिसाब से इन सब का योग कितना है, 6x प्लस 90, और बराबर सवाल में कितना योग है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना था, 45 था। तो 6 संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं, तो कितना निकालेंगे, 6 पंजे 30, अब 6 चुक 24, और 24 और 3 कितना होता है, 27 होता है। तो हमारे हिसाब से टोटल उस योग जो है 270 है। तो 6x, अब ये देखिए इधर प्लस का उधर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना आएगा,
80 आएगा। एक्स का वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो आप कहेंगे 30 आएगी। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, सबसे छोटी संख्या थी, नहीं थी, क्योंकि एक्स का मान ही क्या है, छोटा नंबर है, तो यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा के छात्रों द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ कितने हैं, 2 है, 23 है, यहाँ 2 है, 15 है, 18 है, 38, 21, 19, 24 और 36 है। तो अब इनको जोड़ लीजिएगा, औसत निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, मैं आपसे कहूँ 25 होता है, 25 और 15 40 होता है, तो 40 ये हो चुका है। और ये भी कितना है, 30 है, तो 30 ये है और 40 ये है, तो 40 प्लस 30। अब बताइए इन दोनों का मान कितना है, 50 है, इन दोनों का मान कितना है, 50 है, और प्लस 38 हो रहा है, तो आप कह सकते हैं सबको जोड़ लिया गया है। अब इन्हें जोड़ लीजिएगा, 8 आएगा। अब देखिए 5 3 8 होता है, और 8 4 12, और 12 और 3 कितना होता है, 15 होता है। तो टोटल हमारे हिसाब से कितना योग आ चुका है, 158 आ चुका है। कितनी संख्या का, 1 2 3 4 5 6 7 8 का। अब यदि मैं आपसे कहूं 8 से भाग करें इसको हम, तो 8 से जब भाग करेंगे तो अब बताओ 8 ही का ना, 8 होता है, तो 8 ही का ना, 8 होता है, बचा कितना है, देख सकते हैं एक बार जोड़कर, गलती ना हो जाए जोड़ में, क्योंकि यहां पर देखिएगा कितना था, 25 था, और यहाँ कितना था, 15 था, और यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पर दोनों का योग कितना है, 30 है, क्योंकि दो 40 हो रही, यहाँ कितना आएगा, 40 आएगा इसका योग, ये कितना है, 40 है, इन दोनों का योग कितना हो गया, 40 हो गया, और इन दोनों का कितना है, 50 है, और इन दोनों का योग कितना है, 38 है। तो यहाँ पर देखिए जोड़ घटाव में गलती हुई है, तो हो जाएगा गलत। 10 और 8 18 होता है, 18, यहाँ एक कैरी आएगा। अब बताइए 4 और 4 8 होता है, 8 और 8 5 13, 13, और यहाँ कितना आ जाएगा, 16। इसका मतलब सभी संख्याओं का योग कितना है, 168 आया। और कितनी संख्या थी, 8 थी, 8 से भाग करें तो 8 दूनी 16 होता है, 8 ही का ना 8 होता है। उसने कहा देखिएगा कितने अंक हैं, तो आप बता सकते हैं औसत से कितने ज्यादा और कितने कम है। तो अब बताओ 21 है, तो आप बताइए 21 से कम कौन सा है, तो 2 वाला भी कम है, 1 2 2 आएगा, 3 आएगा, तो 3 आ जाएगा। तो ज्यादा कितने होंगे ये आपको पता चल जाएगा। 24 21 औसत आया है, तो उसने ये कहा है परीक्षा के द्वारा औसत अंक नीचे दिए गए हैं, तो औसत अंक के +2 और -2 के परिसर में कितने छात्र होंगे। तो इसका मतलब 5 से कम और 5 से कम। देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो मैं आपसे कहूं 21 है, तो यहाँ भी ज्यादा है, तो 1 2, यहाँ देखिए यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। बस इतना है, पहला औसत निकालिए, औसत के हिसाब से देखिए कितना ज्यादा है कितना कम है। आगे कहता है देखिएगा 25 प्रक्षेपणों का औसत कितना है, 36 है। तो अब बताइए कितने, 25 है, और उनमें से पहले कितने का दे रखा है, 13 का दिया है। 13 का कितना औसत दिया है, 36 दिया है, और अंतिम 13 का दे रखा है। तो अब बताइए अंतिम 13 का कितना है, 40 है। कितना औसत दिया है, 40 दिया है। टोटल का कितना है, टोटल कितनी संख्या थी, 25 थी। तो आप जानते हैं 25 नहीं, हमारे हिसाब से 26 लिखी है, तो इसमें कौन सी संख्या कॉमन होगी, तो आप बता सकते हैं 13वीं संख्या क्या होगी, कॉमन, क्योंकि पहले से 13 और बाद की 13, तो 13 13 देखिए 26 होती है। तो आप कहेंगे 25 थी, तो 13वीं संख्या 2 बार काउंट की गई है, वही संख्या आपसे पूछी है। तो जब ये टोटल संख्या 25 थी, 25 का औसत कितना था, तो आप कह सकते हैं 36 था। अब इनमें से कितनी संख्या निकाली, 13, तो उनका औसत कितना आ चुका है, 36 आ चुका है। इसका मतलब इन औसत से कितना ज्यादा है इनके पास ना ज्यादा है ना कम है, तो यहाँ क्या होगा, 0 होगा। पर इनके पास कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4 ज्यादा है, तो 4 कितने के पास ज्यादा होगा, 13 का, तो 13 चौका क्या होता है, 52 होता है। तो आप कहेंगे ये ज्यादा किस पर होगा, जो कॉमन संख्या है, तो आप कहेंगे 13वीं संख्या को 52 ज्यादा होगा 13 से ज्यादा, तो 36 + 52 हो जाएगा। तो अब जोड़ते हैं तो कितना आता है देखिएगा, क्योंकि उसने कहा है देखिए 40 है, और पहले वाले का क्या है, ये 32 था, सॉरी ये बेटा कितना था, 32 था। तो ये कितना था आपके अनुसार, ये 32 था। तो मैं आपसे कहूं 32 था, टोटल इनके पास कितना कम है आप बता सकते हैं, तो इनके पास कितना कम है, -4 कम है, तो 13 चौका 52 कम है, यहाँ पर 52 इनके पास कम है। यदि इन्हें 52 दिया जाएगा तो टोटल बना पाएंगे कितना, 36 औसत। इनके पास कितना ज्यादा है, 4, तो 13 चौका 52 हो जाता है। तो इनके पास 52 ज्यादा है और इनके पास 52 कम है, शुरू की 13 संख्या हो गई। तो ये वाले इससे ले लेंगे, तो कोई संख्या ना फालतू बची ना कम बची, तो हम कह सकते हैं 13वीं संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, औसत के बराबर होनी चाहिए, और यही इसका आंसर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36। आंसर क्या होगा, 36, क्योंकि ना
ज्यादा है ना कम है, तो आंसर कितना होना चाहिए? 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस वर्ष के अनुसार 8 सदस्य के परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। इसका मतलब 8 सदस्य थे, 8 सदस्य की औसत आयु क्यों है, कितनी है? औसत आयु जो है कितनी दे रखी है? 39 वर्ष दी है। कितने वर्ष? 39 वर्ष। आगे कहता है यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद एक नवजात शिशु को गोद लिया गया। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। तो पहले 6 वर्ष सबकी आयु बढ़ेगी, और जब सबकी आयु 6 वर्ष बढ़ेगी तो सदस्य कितने होंगे? 8 होंगे। और 8 की औसत आयु कितनी होगी? जो सबकी आयु बढ़े तो औसत उतना बढ़ा दीजिएगा, तो औसत आयु देखिएगा कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। इसका मतलब जब परिवार में बच्चे को गोद लिया जा रहा था तब सदस्य कितने थे? 8 थे। गोद लेने से पहले, और गोद लेने से पहले उनकी आयु कितनी थी? तो आपके अनुसार 45 वर्ष थी। जैसे ही गोद लिया गया, तो गोद लिया गया, तो आप बताइए जैसे ही गोद लिया जाएगा, तो आप बताओ गोद से पहले कितने सदस्य थे? तो 45 गुणा 8, तो इनकी टोटल आयु निकाल लो। 8 पंजे 40, 8 चौक 32 होता है, 32 4 36 होता है। इसका मतलब जब बच्चा गोद लिया जा रहा था उससे पहले परिवार कितना टोटल आयु रखता था? तो आप बताओगे कितना आएगा? तो मैं आपसे कहा 360 आएगा। तो 360, तो आयु हो गई कितने सदस्यों की? 8 सदस्य की। अब उसने आगे क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। अब उसने आगे क्या कहा? अब से 10 साल बाद औसत, देखिए अब से 10 साल बाद, अब का मतलब प्रेजेंट टाइम से 10 साल बाद औसत आयु क्या होगी परिवार की? तो अब बताइए कितने साल बीत चुके हैं पहले से? 6 वर्ष तो पहले बीत चुके हैं, तो 10 होने में 4 साल और बीतेंगे। इसका मतलब यहाँ के बाद इनकी भी आयु कितनी बढ़ेगी? 8 की 8, 4 वर्ष बढ़ेगी, और बच्चे की आयु भी कितनी बढ़ेगी? 4। तो अब बताइए इनकी जब आयु बढ़ेगी तो 8 चौक कितना होगा? 32 होगा, और प्लस किसकी आयु और बढ़ेगी? 4 वर्ष बच्चे की बढ़ेगी। तो बच्चा जब काउंट कर लिया जाएगा तो कितने सदस्य हो जाएंगे परिवार में? 9 सदस्य। टोटल जोड़ते हैं कितना आएगा देखिएगा, तो आप कहेंगे यहाँ कितना है? 36, और 36 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 96। 300, ये आपका आ जाएगा 396। अब बटे कितना आएगा यहाँ पर देखिएगा? 9 आ जाएगा। अब 9 से भाग करेंगे, टोटल जोड़ना है, क्योंकि 8, क्योंकि सबकी 4 4 वर्ष बढ़ेगी, तो 8 चौक 32 ये होगा। और कितने देखिए आयु की, बच्चे की आयु कितनी बढ़ेगी? 4 वर्ष बढ़ेगी। तो 32 और 4 36, और पहले कितनी हो चुकी है? 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 360 हो चुकी है। तो 360 में जब इसे जोड़ेंगे तो अब जोड़िए कितना आएगा? तो यदि मैं आपसे कहता हूं 9 चौक कितना होता है? 9 चौक 36 होता है। बचा कितना? तो आप कहेंगे 9 चौक कितना होगा? 36 होगा। तो परिवार की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप कह सकते हैं 44 वर्ष हो जाएगी। कितना आंसर हो जाएगा? 44 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 8 वर्ष, 8 सदस्य थे, 4 वर्ष बढ़ेगी सबकी, तो 8 चौक 32, और 4 साल का एक बच्चा भी बढ़ेगा, आयु बढ़ेगी, तो टोटल कितने हो जाएगा? पहले ये थी और ये बढ़ी है, तो टोटल 9 सदस्य हो जाएंगे। कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए संयुक्त परिवार में उसने कहा 9 बच्चों की आयु का मध्य कितना दे रखा है? 14 वर्ष दिया है। तो यदि मैं आपसे कहूं 9 बच्चे थे, उनकी औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 14 वर्ष दे रखी है। अब आगे क्या कहा? उसमें दादा दादा और दादी की आयु सम्मिलित कर ले। तो अब बताइए दादा की आयु कितनी है? 71 वर्ष है। और यहां पर कितनी है? दादी की आयु कितनी है? 67 वर्ष है। तो अब मैं आपसे कहूं इसके कुल आयु निकाले हम, कुल आयु कितनी हो जाएगी आप बताइएगा। तो अब से मैं कह सकता हूं, देखिएगा यहाँ कितना लिखा है? 14। 14 नंबर कितना होता है? 126 होता है। तो 126 और प्लस कितना और जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यहाँ कितना है? तो 138 वर्ष और जोड़ दीजिएगा। जैसे 138 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 14 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा? 5 और 1 6, और यहाँ 2, ये आ जाएगा 264 आ जाएगा। और जैसे 264 आएगा वो कितने सदस्य की होगी? 11 सदस्य की। तो 11 सदस्य 264 को हम किससे भाग कर दें? 11 से भाग कर दें। तो अब बताइए 11 दूनी कितना होता है? 22 होता है। बचा कितना? 11 चौक 44। इसका मतलब दादा दादी के आने के बाद औसत आयु जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 24 वर्ष हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष है। इसका मतलब 11 खिलाड़ी हैं, और उसमें कप्तान की जो आयु है, कप्तान जो है वो कितने वर्ष का है? 35 वर्ष का है। आगे क्या कहा? आगे कहता है और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है। तो इसका मतलब कौन? कीपर जो है,
कीपर जो है वो कितना वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष, तो ये कितने वर्ष का होगा, 40 वर्ष का होगा। अब उसने कहा यदि इन दोनों की आयु को ना गिना जाए तो शेष खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। इसका मतलब पूरी औसत आयु टीम कितनी मान लो, x मान लो, और जब इन्हें नहीं गिना जाएगा तो कितने होंगे, 9, और उससे कितनी कम हो जाती है, 3 कम हो जाती है। तो अब बताओ यहाँ कुल आयु कितनी होगी, तो कुल आयु कितनी होगी, 11x होगी, और यहाँ कितनी हो जाएगी कुल, तो यहाँ क्या आएगा, 9x माइनस के 27 हो जाएगी। तो अब एक बात बताइए, 11 सदस्य थे, कितने सदस्य थे, 11 सदस्य थे, और ये कितने थे, 9 सदस्य। दोनों का अंतर, दोनों को जोड़िएगा यहाँ से, तो यहाँ कितनी होगी टोटल, 75, और दोनों का अंतर कितने के बराबर होना चाहिए, 75 के बराबर होना चाहिए। तो 11x माइनस के 9x और प्लस के 27 बराबर कितना होगा, 75 होगा, नहीं होगा। अब यहाँ तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2x आ जाता है, और ये इधर जाकर घटेगा, तो अब बताओ कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 6 और 6 और 2 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी, कितनी थी, 24 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाता है, 24 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा एक कार्यालय के पूरे स्टाफ का औसत वेतन जो है 3560 रुपए है। आगे कहा और अधिकारी का औसत वेतन कितना है, तो अधिकारी का जो है, अधिकारी का औसत वेतन है 5400 रुपए, और आगे कहता है गैर अधिकारी का वेतन जो है वो कितना है, 2600 रुपए। मगर पूरे स्टाफ का वेतन कितना है, वो कहता है 3560 है, और अधिकारी कितने दे रखे हैं, 12 दे रखे हैं, 12 अधिकारी। तो आपसे पूछा इनकी संख्या कितनी होगी, तो एलिगेशन लगा सकते हैं। तो जब इसमें से हम घटाएंगे देखिएगा, तो अब बताइए कितना आएगा, 60 आ जाएगा। अब 35 है, यहाँ कितना है 35, और 35 में से जब हम इसे घटाएंगे 26 को, तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 960 आएगा। इधर से जब घटाएंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना आएगा, 40 आएगा। अब यहाँ कितना बचा है देखिएगा, 13, तो 13 है, 13 में से 8 5 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। 0 से 0 काटेंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 24 आएगा, और 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 होता है, 4 चौक 16 होता है, बचेगा 4 छंग 24 होता है। इसको हम और काट सकते हैं 2 से, तो यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा, 23 होगा। इसका मतलब अधिकारी यदि 12 हो तो गैर अधिकारी कितना होंगे, 23 होने चाहिए, क्योंकि इसका मान कितना है, 12, तो इसका मान कितना होगा, 23 होगा, यही इसका आंसर हो जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 7 संख्या का औसत 75 है, और किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है। तो कोई भी संख्या औसत के बराबर जाए और औसत के बराबर आए तो औसत बदलता नहीं है। तो इसका मतलब औसत वही रहा, तो संख्या कितनी निकाली गई होगी, 75 ही निकाली गई होगी, यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए सोमी को 4 परीक्षाओं में का औसत कितना रखना है, उसे 80 चाहिए। उसमें देखिए उसके 3 में कितने आए, 71 आए हैं, 81 आए हैं, और यहाँ कितना 91 आए हैं। तो 3 विषयों में अंक कितने हैं, यहाँ 3 है। अब यहाँ 15 और 15 9 कितना होता है, तो आप कह सकते हैं 15 यहाँ पर हो गया 9, तो कितना होगा, 15 और 9 24 होता है। इसके द्वारा 3 विषयों में कितने अंक आ चुके हैं, 243 अंक आ चुके हैं। मगर एवरेज कितना रखना है चारों विषयों में, 80 के हिसाब से एवरेज रखना है, तो 320। तो अब इसमें से इसको घटा देंगे तो बाकी वाले लास्ट सब्जेक्ट में बदल जाए कितने अंक लाने चाहिए, तो अब कहेंगे 243 जब घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं, तो यहाँ 7 आ जाएगा। 77 अंक और लाने हैं, और यदि वह 77 अंक और लाता है तो एवरेज कितनी हो जाती है उसकी, 80% हो जाती है, या 80 अंक हो जाती है। अब उसने कहा 5 संख्याओं का औसत 126 है, एक संख्या को निकाल देने के बाद औसत वही रहता है, तो निकाली गई संख्या बताइए। तो औसत कब नहीं बदलता, जब औसत के बराबर कोई जाए या औसत के बराबर आए। तो औसत के बराबर कोई चीज निकलेगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा, 126 आएगा। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।